डैड मेरी शादी करा दो लास्ट पार्ट। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग को ढेर सारा हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो इस चैनल पे मेरा ये थर्ड हिंदी नॉवेल है जो भी चल रहा है, और आज इसका लास्ट पार्ट रखने जा रही हूँ। नॉवेल थोड़ी छोटी है इसलिए 8 एपिसोड में जो है सो खत्म हो गई। अब तक आप लोगों ने देखा है कि नवल अपने 3 भूतों के साथ मिलकर के एक मिशन स्टार्ट करता है जिसका नाम रखता है डैड मेरी शादी करा दो। वो लोग सोचता है कि हम लोग कुमारे मारे गए तो सच्चे प्यार करने वाले को आपस में मिलाएंगे और उसका शादी करेंगे तो शायद हम लोग को मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा ही सोच करके उसने राम और रानी की शादी कराने का फैसला किया है और इसी मिशन में सभी लग गए हैं। और इसी मिशन के तहत उसने जो है सो सारा इंक्वायरी उन लोगों ने कर लिया है और सेठ को मारा पीटा है और डराया धमकाया है ताकि वो रानी की शादी अपने दोस्त के बेटे से तोड़ दे और रानी जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी कराने को तैयार हो जाए। तो अब तक मैं यहाँ रख चुकी हूँ कि सेठ को बहुत ज़्यादा वो लोग मारता पीटता है, धमकाता है और ब्लैकमेल करता है। तो सेठ जो है सो गुस्से में अपनी कोठी आ जाता है और कोठी में आ करके अपनी बेटी के सामने चिखता है, चिल्लाता है और कहता है कि तुम किससे प्यार करती हो बताओ। तब तक जो है सो उसकी पत्नी और बेटा भी आ जाता है तो बताता है कि भूत इसकी मदद कर रहा है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। डैड मेरी शादी करा दो के लास्ट एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दामोदर जो है सो अभी चीख ही रहा था, तब तक उसका फोन बज उठता है और उसका दोस्त उससे फोन करता है। तो उस फोन पे दोनों की बातचीत होती है। बोल रहा है कि विजय को ये रिश्ता पसंद नहीं है यार, उसे कोई और पसंद है। सॉरी यार, आजकल के बच्चे पता नहीं किस ट्रैक पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, दामोदर ने राहत की सांस ली। यार माफ करना, इससे हमारे बिजनेस पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं यार, इट्स ओके। बच्चों की अपनी जिंदगी है, जबरदस्ती अच्छी नहीं। हाँ सो तो है। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। थैंक्स गॉड, विजय ने शादी से इनकार कर दिया। अब तुम बताओगी कि वो लड़का कौन है? हम बताते हैं ना, आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों से पूछिए। तुम लोग यहाँ फिर से आ गए? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? आखिर मिशन अभी पूरा जो नहीं हुआ है। लक्ष्मी, अनमोल और नौकर जो है सो सभी डर गए, भूत 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 करने लगे। तभी लोग चारों बोलते हैं कि डरिए मत आप लोग, डरो मत आप लोग। सेठ जी, आपको अपना पुराना ड्राइवर याद है? कौन? राम? हाँ, वही आपका होने वाला जमाई है। दामोदर, सेठ दामोदर चीख पड़ा, क्या बकते हो? मैं एक ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं? क्यों, दिक्कत क्या है? रानी 50% की हकदार है आपकी फैक्ट्री में, आप भूल रहे हैं क्या? हाँ वो तो है, पर राम गरीब है, उसे हम अमीर बना देंगे ना। पर कैसे? आपने सेठ यमुना प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, पर पिछले 5 वर्षों से तो उसकी फैक्ट्री और कारोबार सब तो धप पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है, जैसे जंग सा लग गया हो। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो गया है। वो एक बाप है सेठ जी, मेरा बाप। क्या वो तुम्हारा बाप है? तुम उसके बेटे हो? हाँ, और मुझे मेरे बाप के दुश्मनों ने मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन के धोखे से मुझे उसी पहाड़ी पर पिकनिक मनाने के बहाने ले गया था और वहीं से ढकेल करके मार डाला। मेरे बाप को तो मेरी लाश तक नहीं मिली सेठ जी। तुम सेठ यमुना प्रसाद के बेटे हो, ये तो मैं नहीं जानता था, तुमने अभी बताया मुझे। हाँ, मैं डैड से कहूँगा, राम को गोद ले लेंगे, फिर वो आपकी बराबरी का हो जाएगा ना। और मुझे राम पे पूरा भरोसा है, वो फैक्ट्री को भी संभाल लेगा और मेरे बूढ़े माँ बाप को भी। क्यों बहन, मेरे माँ बाप की सेवा करोगी ना उसकी अच्छी बहू बन के? जी भैया, रानी सिसक पड़ी। तो ठीक है, कल सब सेठ यमुना प्रसाद जी से मिलने चलेंगे। रानी ने फोन पे खुशी खुशी राम को सारी बातें बता दी थी। फिर शाम को यमुना प्रसाद जी से सेठ दामोदर जो है सो मिलने गए थे। दोनों ने हाथ मिलाया था। अपने मरे बेटे के कहने पर यमुना प्रसाद जी ने राम को
गोद ले लिया था। राम ने दंतक पुत्र बन के सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाना शुरू कर दिया था। पेपर, टीवी सभी में इस बातों को छाप दिया गया था। और फिर 1-2 महीने के बाद ही रानी और राम की धूमधाम से मंगनी और शादी हो गई थी। सेठ यमुना प्रसाद अपने बेटे से बोलता है कि मैं जानता था बेटा, गले लगा लेता है और उससे बात करता है कि मैं जानता था जरूर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई है, वरना तू यूं गायब नहीं हो जाता। हाँ, आप लोगों ने ठीक ही कहा। सभी से गले मिलता है संजीव और उसके बाद बोलता है कि माँ, लगता है कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है। दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ। रानी, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। राम, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। इतना बोलते बोलते संजीव जो है सो धुएं में बदल गया था और उसे मुक्ति मिल गई थी। वो गायब हो गया था। जहाँ तीनों दोस्त को उसे खोने का दुख हो रहा था, तो वहीं तीनों उसके लिए खुश भी थे कि चलो इसे मुक्ति मिल गई, इसकी इच्छा जो है सो पूरी हो गई। 1 सप्ताह के बाद रात में पार्क में बंटी बोलता है, भैया भैया कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बंटी, बोलो क्या बात है? मदद चाहिए भैया। कैसी मदद? एक दीदी है हमारी, अगर उसकी शादी करा दो तो। कौन है? चलो दिखाता हूँ, यही पास में रहती है। चारों पास के ही बने हुए एक टीचर कॉलोनी में पहुँचते हैं। ये मकान है भैया। बंटी ने कॉलबेल बजाया। अरे बंटी, तुम इस समय? इधर से गुजर रहा था दीदी, तो सोचा आपसे मिल लूं। आओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थोड़ी देर में ही बंटी की दीदी ने चाय बना के ले आया। दोनों भाई बहन चाय पीने लगे। चारों भी वहीं मौजूद थे पर दिखाई नहीं दे रहे थे। दीदी, आप शादी कर लो ना, अचानक बंटी बोल पड़ा। शादी? और इस उम्र में? क्यों, कितनी उम्र हो गई आपकी? यही 45 साल। 45 साल। मामा मामी ठीक है ना दीदी? हाँ। आप मेरी गांव की फूआ की बेटी हैं। आपने अपने माँ बाप के मौत के बाद दोनों भाइयों को बच्चे की तरह पाला पोसा। दोनों अमेरिका में सेटल हो गए, खुद से शादी कर लिया। पहले तो आते भी थे, अब तो आते भी नहीं। फिर आप क्यों अकेली रहें? क्या आपको जीने का हक नहीं? आप भी शादी कर लो ना दीदी। छोड़ो ना इन सब बातों को बंटी। दीदी, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। जानती हैं, मुझे प्रशांत भैया मिले थे। प्रशांत? कौन प्रशांत? अरे वही दीदी जिससे आप प्यार करती थी। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? माँ ने बताया था। आपने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था अपने भाइयों के लिए। छोड़ो ना बंटी, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? भैया अकेले हैं दीदी। उनकी पत्नी 2 साल पहले ही चल बसी है। पत्नी की मौत के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ऊपर से ऑफिस का काम। आपके बारे में पूछ रहे थे, आपको पूछ रहे थे कि कहाँ है, कैसी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिल लूंगी बंटी, पर शादी वादी अब इस उम्र में नहीं अच्छा लगता है। मैं शादी अब नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, पर फिर मैं चलता हूँ। सभी वहां से निकल लिए थे। 2 दिन के बाद प्रशांत ने प्रतिज्ञा को फोन किया था, क्योंकि बंटी ने ही प्रशांत को प्रतिज्ञा दीदी का नंबर दे दिया था। प्रशांत मिलने भी आया था और फिर प्रशांत और प्रतिज्ञा आपस में मिलने लगे थे। कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, बस जी रहा हूँ। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी और दिल में दबे हुए प्यार ने फिर से अंकुर फुटाए थे और प्रतिज्ञा जो है सो शादी के लिए मान गई थी। दोनों भाइयों ने भी फोन पे सहमति दे दी थी। फिर प्रशांत और प्रतिज्ञा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रतिज्ञा की मां बनने की उम्र तो निकल गई थी, पर उसने प्रशांत के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा संभाल लिया था। प्रशांत ने प्रतिज्ञा की नौकरी छुड़वा दी थी। प्रतिज्ञा ने अपने घर को किराए पे चढ़ा दिया था और अपने नए घर में अपने पति और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी थी। देखते ही देखते 1 महीने और बीत गए थे कि एक दिन रात के 10 बजे भैया भैया बंटी का रोते रोते हालत खराब था। क्या हुआ बंटी, इतनी रात क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अंकल को हार्ट अटैक आ गया भैया, हॉस्पिटल में है, तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी चलो। चल हॉस्पिटल में। डैड डैड? आ गया मेरा बच्चा, चिंता मत करना, अब है अच्छा है। प्रीतम और पारस का ध्यान रखेगा।
तू जब तक यहाँ है बीच बीच में मिलते रहना। मुझे प्रीतम और पारस की चिंता नहीं है डैड, उसके लिए तो उसकी माँ ही काफी है। आप बस ठीक हो जाइए। डैड डैड, कपिल देव की मौत हो चुकी थी। सारे क्रियाक्रम कपिल के गोद में बैठ कपिल देव की मौत हो गई थी। सारे क्रियाक्रम नवल की गोद में बैठकर पोते द्वारा ही करवाई गई थी। कपिल देव के क्रियाक्रम के बाद पूजा पाठ हुआ। उसके बाद नवल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। नवल बोलता है कि अब मेरा समय आ गया है। बंटी, जी भैया, बच्चों का ख्याल रखना। और पायल, तुम अभय को कब अपनाओगी? मुझे भूल जाओ, तुम दोनों खुश रहो। शायद मेरे जाने के बाद ही तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सके। काकी, मुझे माफ कर देना। अभय, अपने परिवार का ख्याल रखना। हाँ भैया। नवल की आत्मा भी ज्योति पुंज में समा गई थी। नवल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। शायद प्रभु को कपिल देव पर तरस आ गया था। पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ अपनी पत्नी के वफा को निभाते हुए जिया था। सिर्फ और सिर्फ नवल की खुशी के लिए जिया था। उसकी अंतिम इच्छा थी बहू को देखे, पोते को गोदी में खिलाए, उसकी क्रियाक्रम नवल करे। और आज उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी किसी न किसी रूप में। शायद नवल भी इसीलिए वापस आया था। इसलिए कपिल के मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही वो भी मुक्त हो गया था। मुन्ना ने शायद आत्महत्या की थी इसलिए, और संजय की शायद समय अभी पूरा नहीं हुआ था इसलिए दोनों अभी तक मुक्त नहीं हो पाए थे, जबकि संजीव और नवल को मुक्ति मिल गई थी। अब मुन्ना और संजय बच गया था। उन दोनों ने भी अब अपना ठिकाना बदल लिया था। वहीं नवल के दुकान के सामने वाले पार्क में रहने लगा था। बच्चों का ख्याल रखता था। बंटी का परिवार बढ़ने वाला था, इसलिए उसने, कौशल्या ने और पलक ने, तीनों ने मिलकर कौशल्या के घर पे एक मैरिज ब्यूरो खोल लिया था, जिसका नाम रखा गया था डैड मेरी शादी करा दो। इस काम में मुन्ना और संजय भी उसका मदद करते थे। अभय और पायल एक हो गए थे। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई थी। बंटी को भी एक बेटा हुआ था। बंटी भी एक बेटा का बाप बन गया था। समय न कभी किसी के लिए रुका है और न रुकेगा। बच्चे बड़े होने लगे थे और फिर बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। समय अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। मुन्ना और संजय को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई थी। शायद कुछ और अच्छे काम उन दोनों को करने अभी बाकी थे। तो देखिए दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो का अंतिम भाग आज मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। और ये उपन्यास अब खत्म हो गई है, तो अब नया साल में नया उपन्यास लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही आ जाऊंगी। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। एक बार फिर से ढेर सारा हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए। ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।